Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 313 रुद्रांश की कोल्ड स्माइल रोमांस। वहीं गिरते हुए वो प्रियंका जी से टकरा गई, जिस वजह से वो भी जोर से गिर गई। वहीं ये देखकर सब उनकी तरफ देखने लगे। जया जी और पुनीत जी जो आगे थे उनके पास आ गए। क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों गिर कैसे गई? पुनीत जी ने उनके पास आकर पूछा। निहारिका और प्रियंका जी को इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। निहारिका की पैरों के पास एक छोटा बिच्छू जैसा कुछ था। अब आगे। निहारिका ने अपने पैरों के पास उस बड़े बिच्छू को देखा और चिल्लाई, आह ये देखो डैड, यहाँ कितना बड़ा बिच्छू है। वो बिच्छू फास्ट टाइम देखने पर बिल्कुल किसी जिंदा बिच्छू की तरह लग रहा था। इस बिच्छू की वजह से मैं गिर गई थी डैड, निहारिका डर कर रोते हुए बोली। तो पुनीत जी ने जैसे ही उस बिच्छू को देखा वो समझ गए कि ये कोई सचमुच का बिच्छू नहीं है, बल्कि कोई खिलौना है। बस डरो मत बेटा, ये बस एक खिलौना है। पुनीत जी की बात पर निहारिका शांत हो गई। क्या इतनी देर से वो बस एक खिलौना से इतना डर रही थी? जया जी उनके पास आ गई। पुनीत जी और जया जी ने दोनों ने मिलकर मुश्किल से प्रियंका जी और निहारिका को खड़ा किया। रुद्र ने उस बिच्छू को रिमोट कंट्रोल से फिर से कंट्रोल किया और निहारिका की पैरों में उसकी सुई जैसी नोक को घुसा दिया। निहारिका दर्द से तड़प उठी। वहीं फैमिली वाले हैरानी से रुद्रांश को देख रहे थे, जो बार बार निहारिका को ही टारगेट कर रहा था। कनक जी और कल्पना जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उनका छोटा सा पोता कितना स्मार्ट है, उसे अच्छे से पता है कि अपनी मोम के लिए कैसे बदला लेना है। नरेंद्र जी और अखिलेश आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो बिच्छू एक शार्प हथियार भी बन सकता था। सबको पता इसे जैकी ने खुद अपनी हाथ से अपनी शैतानी दिमाग का यूज करके बनाया था। और जब रुद्र 3 महीने का था जैकी ने उसे गिफ्ट किया था। अगर कोई रुद्र को परेशान करता तो रुद्र उसे सबक सिखाने के लिए यूज कर सकता था। पर भला इस छोटे डेविल को इस घर में कौन परेशान कर सकता था? इसलिए आज तक रुद्र ने कभी उस खिलौने को लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया था। पर दक्ष ने कुछ दिन पहले ही रुद्र को उस खिलौने की फीचर्स को समझाया था। और रुद्र इतना ज्यादा स्मार्ट था कि उसने एक बार में ही सब कुछ सीख लिया था। और आज लगता है वो इसका एक्सपेरिमेंट निहारिका के ऊपर करने पर उतावला है। दक्ष और नव्या को जोर से हंसने का मन कर रहा था, पर वो अपनी हंसी रोक हुए बैठे हुए थे। वहीं मोक्ष की होंठों पर एक डेविल स्माइल थी। वो अपने बेटे को देख रहा था, जो निहारिका को चोट देकर कितना खुश लग रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और होंठों पर ठीक उसकी तरह एक कोल्ड स्माइल। रुद्रांशी ने जब देखा निहारिका गिर गई, फिर उसे कुछ हो रहा है तो वो क्लैप करने लगी। एक बार नव्या ने उसे बताया था कि जी बुरे होते हैं, उन्हें पनिशमेंट मिलती है। और तब से जिसे भी पनिशमेंट मिलता है उसके लिए वो बुरा आदमी ही है। ईशानी ने आपने दोनों बच्चों को देखा जो उसके हब्बी और उसकी तरह थे। उसकी होंठों पर एक स्माइल थी। निहारिका की हिम्मत कैसे हुई उसकी हब्बी पर नजर रखने की? वहीं पुनीत जी, जया जी, निहारिका और प्रियंका जी चारों समझ गए थे कि ये सब इस छोटे बच्चे का काम है, जो रिमोट कंट्रोल से इस बिच्छू को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर उन चारों की आंखें गुस्से से भर गई। निहारिका की पैरों से खून बह रहा था। ये कैसा शैतान बच्चा है जो उनके साथ ऐसा खेल रहा है? उन्हें रुद्र को देखकर हैरानी हो रही थी, जो उन्हें देखकर एक कोल्ड स्माइल पास कर रहा था। उसकी आंखों की चमक बिल्कुल मोक्ष की तरह था, और कोल्ड स्माइल भी। चारों एक पल के लिए डर गए। वो चारों समझ गए कि ये बच्चा मोक्ष की तरह ही है। आखिरकार मोक्ष का बेटा है तो बाप जैसा ही होगा ना। बच्चा तुम ये क्या कर रहे हो आपने आंटी के साथ? देखो उसकी पैरों से खून निकल रहा है, जया जी गुस्से से बोली। चारों गुस्से में थे, पर वो रुद्र को छू भी नहीं सकते थे, वरना मोक्ष क्या पूरा राजवंश फैमिली उनकी कब्र बना देगा। निहारिका को बहुत दर्द हो रहा था। पुनीत जी नीचे झुककर बिच्छू को पकड़ने की कोशिश किया तो उस बिच्छू के ऊपर पंख निकल आया। रुद्र ने उसे कंट्रोल किया और दूर उड़ा दिया। पुनीत जी की हाथ उसकी पंख से लगकर कट गया, क्योंकि उस पंख में बहुत धार था। ये देखकर पुनीत जी हैरान हो गए। चारों सदमे से रुद्र को देख रहे थे, को अभी चलना सीख रहा था। कोई विश्वास कर सकता है इतना छोटे बच्चे का दिमाग कितनी स्पीड से चलता है? ये बच्चा सच में खतरनाक था। आज तक उन लोगों ने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था।
पुनीत जी ने डर से रुद्र को देखा, फिर वहां एक पल भी नहीं रुके। वो चारों वहां से जल्दी से निकल गए। निहारिका की पैरों से ज्यादा खून निकलने लगा था, फिर भी वो अपने डैड की हाथ पकड़कर जल्दी चली गई। चारों ने बाहर आकर राहत की सांस लिया। चारों कार में बंध गए। निहारिका की गाड़ी आते ही दर्द और गुस्से से फट पड़ी। वो छोटा सा पिद्दी बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी चोट पहुंचाने की। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और उस ईशानी को भी, ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। वो गुस्से से बोल रही थी, पर उसे भरोसा नहीं था कि वो उस बच्चे को या ईशानी को कभी कुछ कर सकती है। रुद्र की वो कोल्ड स्माइल और चमकती आंखों के बारे में सोचकर चारों डर गए। वो जल्दी से वहां से अपने विला के लिए निकल गए, क्योंकि उनका कुछ भी काम नहीं हुआ था। ना तो उन्हें प्रोजेक्ट मिला, ना कुछ सम्मान। उल्टा वहां पर जो बेइज्जती हुई और जो मार खाए उन लोगों ने, वो अलग। वहीं उन सब के जाने के बाद कनक जी और कल्पना दक्ष नव्या चारों हंसन लगे। वो लोग बहुत देर से अपनी हंसी रोककर बैठे हुए थे। वहीं नरेंद्र जी और अखिलेश जी ने तहत की सांस लिया कि चारों चले गए। वाह मेरे तीनों शेर, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। दादी माँ डैनी, रुद्रांश और रुद्रांशी की तारीफ करते हुए बोले। कल्पना जी भी तारीफ करते हुए बोली, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोलने की। रुद्रांशी अपने दादी माँ और बुआ जी और चाचा जी को देख रहा था, जो खुशी से उसे कुछ बोल रहे थे, तो वो भी खुशी से खिलखिलाने लगी। मोक्ष ने अपनी बीबी को देखा, जो काफी शांत थी। ईशानी बच्चे होने के बाद काफी शांत हो गई थी, पर जब पारस और सिन्हा फैमिली ने अटैक किया था, तो वो फिर से अपने पुरानी अंतर में लौट आई थी। ईशानी बस अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। वो उनकी बचपने को उन्हें जीने देना चाहती थी। वो चाहती थी उसके दोनों बच्चे उसके प्यार के साथ बड़े हो। भले ही दोनों स्मार्ट थे, पर अभी भी काफी छोटे थे। वो उनके साथ मेमोरी बहाना चाहती थी। बचपन में वो अनाथ आश्रम में अकेली रही थी, इसलिए उसे पता था कि बच्चे को माँ की प्यार की कितनी जरूरत होती है। इसलिए उसने ऑफिस का काम भी अब ज्यादातर अपने भरोसेमंद लोगों को संभालने को कहा था। और उसका फार्मा इंडस्ट्री तो जाह्नवी संभाल रही थी। वो काफी एक्सपीरियंस थी, इसलिए उसे उस बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। जब भी ज्यादा जरूरी होता था, वो घर से ही मीटिंग अटेंड करती थी। सब बातें और मस्ती करने में लगे हुए थे। मोक्ष ने रुद्रांशी और रुद्र को अपनी मोम को दे दिया, और ईशानी को लेकर रूम में चला गया। बाकी सबने भी कुछ नहीं कहा। ईशानी कुछ वक्त पहले ही होश में आई थी। मोक्ष और उसके बीच बात होगी, और दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो अपने तीसरी बच्चे की मौत के बारे में पूरी तरह से भूल जाए। इसलिए वो सब मोक्ष और ईशानी को ज्यादातर साथ में छोड़ देते थे। जैसे ही दोनों रूम में आए, मोक्ष ने जल्दी से रूम को लॉक कर दिया, और ईशानी को हैक लगा लिया। ईशानी को मोक्ष की बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने भी मोक्ष को शांत कराने के लिए हक कर लिया। मोक्ष ने ईशानी को प्यार से किस किया और बोला, बीबी मुझे 2 दिन बाद जर्मनी जाना है। उसकी बात सुनकर ईशानी थोड़ी शॉक हो गई। क्यों, आपको वहां क्यों जाना पड़ रहा है हब्बी? जितना मुझे पता है अभी तो वहां कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा है। नहीं बीबी, प्रोजेक्ट नहीं है, पर मुझे वहां कुछ लोगों को नरक में भेजना है। उसकी बात सुनकर ईशानी चौंक गई। वो अपने हब्बी की ब्लैक डेथ वाली पहचान को जानती थी, और उसे पता था अब तक तो ब्लैक वर्ल्ड में उसके हब्बी की पहचान फैल गई होगी, और अंधेरों में छिपे कई ताकत की नज़र उसके हब्बी पर होगा। वो खुद बहुत ताकतवर थी, पर वो थोड़ा चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है हब्बी, अगर जरूरत पड़े तो मेरे जर्मनी की टीम आपकी मदद के लिए आ जाएगी। ईशानी ने कपबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, और उसमें से एक रिंग जो ग्रीड एमरेल्ड की तरह लग रहा था, उसे मोक्ष के हाथ में पहना दिया। मोक्ष ने भी मना नहीं किया। वो देख सकती थी कि ईशानी थोड़ी परेशान है। उसकी बीबी जिस भी चीज से खुश है, वो उसे करने देने वाला था। उसने उस एमरल्ड जेड रिंग को देखा, तो ईशानी बोली, ये रिंग दुनिया में सिर्फ एक ही है जो मेरे पास है। मेरी ये रिंग जिसके पास भी होगी, मेरे लोग दुनिया की जिस भी कोने में है, जहां भी है, तुम्हें देखकर मदद जरूर करेंगे। चाहे कोई पुराना मेंबर ही क्यों ना हो, जो गैंग छोड़ चुका हो, जिन्होंने ने भी कभी मुझसे जिंदगी में कुछ भी सीखा हो, उन सब के पास रिंग की पहचान है। वो सब इस रिंग को पहचान सकते हैं और तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
मोक्ष ने रिंग को देखा और सोचा उसकी बीबी के पास कितने ट्रम्प कार्ड होंगे और उसकी बीबी उसे इतनी प्राइसलेस चीज से रही है। पर बीबी मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने पास रखनी चाहिए, ये तुम्हारा है, मोक्ष ने उसकी बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई, मेरे ये आप दुनिया की सबसे कीमती इंसान हो। अगर मैं कहूं कि आपके बिना मैं जिंदगी के बारे में अब सोचने से भी डरती हूं, क्या आप विश्वास करोगे? ईशानी बहुत जज्बात और प्यार से बोली। उसकी जिंदगी में एक मोक्ष ही तो था, जिसे वो दिलो जान से प्यार करती थी। मोक्ष को देखते ही वो उसके प्यार में पड़ चुकी थी। अब तो उन दोनों की प्यार की निशानी उनके दोनों बच्चे थे। वो कभी भी किसी भी हालत में मोक्ष पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वहीं मोक्ष अपनी आंखों में प्यार और जुनून लिए अपनी बीबी को देख रहा था। दोनों के अंदर एक समान प्यार और जुनून थे। ईशानी को नहीं पता था कि उसके हनी तो उसका लिए और भी ज्यादा पागल है। मोक्ष ने ईशानी को गले से लगा लिया, मैं तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करती हूँ बीबी। अपनी बीबी की कन्फेशन सुनकर उसकी दिल की बेचैनी गायब हो गई थी। उसकी बीबी उसकी ताकत थी, उसकी कमजोरी नहीं। मोक्ष को एक शरारत सूझी, वो जल्दी से ईशानी को गोद में उठा लिया। हब्बी तुम ये क्या कर रहे हो? ईशानी मोक्ष को देखकर मुंह बनाकर बोली। वो अपने ट्रांस से बाहर आ गई थी। क्या कर रहा हूँ बीबी, बस अभी तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद मैं जर्मनी जाता हूँ, मुझे तुम्हारी हर पल याद आएगी। इसलिए मैं 2 दिन तक तुम्हारे साथ हनीमून मनाने जा रहा हूँ, ताकि मुझे एनर्जी मिल सके। उसकी बात सुनकर ईशानी हंसते हुए बोली, अब तो और भी बेशर्म हो गए हो। हाँ, और मैं आज और भी ज्यादा बेशर्म बनना चाहता हूँ, आज तो तुम बेड से उठने के बारे में भूल जाओ। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को बेड पर पटक दिया। ईशानी ऊपर उछल गई। मोक्ष जल्दी से ईशानी के ऊपर आ गया। वो आज जी भर के सांप बीबी को प्यार करना चाहता था। उसने ईशानी की मीठे पर किस किया, फिर उसकी दोनों गालों पर, फिर उसकी होंठों पर टूट पड़ा। धीरे धीरे मोक्ष ईशानी पर हावी हो रहा था। 20 मिनट बाद ईशानी को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो मोक्ष ने उसे छोड़ा और बोला, बीबी अभी भी तुम्हें किस करते वक्त सांस लेना ठीक से नहीं आया। लगता है जब हमारे और 4 बच्चे हो जाएंगे तब तुम ये सीख पाओगी। मोक्ष उसे देखकर आई ब्लिंक कर रहा था। ईशानी आंखें छोटी करके बोली, मैं जितना भी कोशिश करूं आपको मैच नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए फिर से उसकी होंठों पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उसकी गोरी गर्दन पर आ गया और वहां किस और बाइट करने लगा।